मॉडिफाई हो जाता है, तो आंसर उस चक्कर में बदल जाते हैं या प्रोसेस चेंज हो जाता है। सर मैंने एक भेजा है। जी जी, सर गेट के ग्रुप देखिए सर। हाँ रुक सर गेट के ग्रुप देखिए। जाओ। तो इसमें क्या है, ठीक है, इसका हम ट्राई करते हैं, अभी इसको स्किप करो अभी के लिए। तो 1 बाई 1 रुको। तो इसमें क्या है कि हाँ जैसे यानी क्या इसमें डाउट है, बताओ तुम्हारा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। सर एक्चुअली सर वो जो क्वेश्चन 25 है सर, उसमें सर वो बोला है कि n इक्वल टू 1 और ओनली प्राइम नंबर ऑफ n और 2 और 3। ऐसे तो मैंने 1 मतलब प्राइम नंबर 1 और 1 2 और 3 ऐसे करके ओनली प्राइम नंबर्स दे सकते हैं। तो मैंने उसका सम s इक्वल टू n बिलोंग्स टू a 1 बाई a n, तो उसका सर सम देंगे तो वो तो सर डाइवर्जेंट हो जाएगा, मतलब 1 बाई n लेंगे तो सर वो सर ऑप्शन 2 गलत दे रहा है, वो ऑप्शन 3 यहाँ पे ट्रू होगा। तो वो समझ नहीं आ रहा कैसे करूँगी, ऑप्शन 3 कैसे ट्रू होगा। 1 बाई एन, एन फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी जो है ये डाइवर्जेंट होता है ना। और यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ए तुम्हारा एक सेट है, सेट में क्या है, n belongs to capital N और n equal to 1 और only prime of n। एक्चुअली फिर से तुमने क्वेश्चन लिख के भेजा, लेकिन ठीक से पूरा क्वेश्चन लिखा ही नहीं है तुमने। ओनली प्राइम क्या होता है, ओनली प्राइम ऑफ एक्स आर प्राइम फैक्टर्स होगा ना। हाँ प्राइम फैक्टर्स लिखा है, एक्चुअली वो पार्ट नहीं उठा, मतलब वो पिक्चर लेने में गलती। n बिलोंग्स टू n सच दैट n 1 होगा या द प्राइम फैक्टर्स ऑफ n आर 2 और 3। तो ये तुम्हें समझ आता है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब n जो नंबर है वो 2 की पावर समथिंग, फॉर एग्जांपल 2 की पावर m1 एंड 3 की पावर m2, जहाँ m1 m2 कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। अच्छा। तो बताओ इसका सम इस तरह के नंबर्स हैं ये। अच्छा अच्छा, मतलब और बोल रहा है, मतलब 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। जी जी, m यहाँ 0 भी हो सकता है, m1 m2 होल नंबर बोल दो, m1 m2 जो है क्योंकि अच्छा आप बोलो नेचुरल नंबर तो 0 नहीं होता। नहीं, 0 भी इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे फैक्टर ले रहे हैं ना, तो ओनली और है, तो और है मतलब कोई एक भी हो सकता है, तो m1 0 भी हो सकता है, m2 0 भी हो सकता है, दोनों 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, अब देखो इसमें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 बाई एन और n बिलोंग्स टू a, इसका मतलब हो गया समेसन 2 की पावर m1 एंड 3 की पावर m2। अब ये डबल समेसन लगा दो, m1 फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, m2 फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। अब ये सीरीज सम सॉल्व कर पाओगे तुम, m2 फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो m2 वाले को बाहर कर दो, समेसन 1 बाई 2 की पावर m1 नॉट 1, 0 से कर लो, 0 से ना, 0 से होगा क्योंकि यहाँ 0 अलाउ, हाँ ये है ना। सो यहाँ m1 बराबर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, इसका सम बताओ क्या होगा, और यहाँ m2 बराबर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसका सम होगा, तुक्का नहीं लगाना, कैलकुलेट करके बताना, तुक्का नहीं लगाना, ठीक है ना, कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा सर वो होगा सर 1 होगा, हाफ का सम सर 1 होगा, और 1 बाई मैं तुम अभी फिर क्या लाइन बोला हूँ, तुम एक्चुअली काम ही डांट खाने वाली करते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो तुम्हें 1 मिनट का ब्रेक लेके 10 सेकंड का ब्रेक लेके पहले सॉल्व करना चाहिए, आंसर निकालना चाहिए, लेकिन तुम्हारा क्या है, मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ तुम आंसर बता रहे हो, और इसलिए तुम्हारे सारे आंसर गलत होते हैं, क्योंकि तुम्हें लॉजिकली कुछ आंसर देना ही नहीं होता है, तुम्हें बस तुक्का मारना होता है, गेसिंग करना होता है। एग्जैक्टली तुम जब कोई तुम्हारे वर्ड्स की पता है वैल्यू कब होती है, जब तुम आंसर करेक्ट देते हो और सोच के देते हो। तुम कुछ भी बोलते रहते हो, तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेता मैं क्लास में, तुम देखते हो, थिंग इज दैट तुम सोच के नहीं बताते। तुम पूछा सम बताओ, तुम कभी 1 बोल रहे हो, तुम 2 बोलोगे, कभी हाफ बोलोगे, कुछ भी बोलोगे तुम, क्योंकि तुमने कैलकुलेट ही नहीं किया। कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा,
अब मैं तुमसे यही पूछता हूँ कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताओ मुझे। और म्यूट कर लो, जब आंसर देना हो तो अनम्यूट करना। सर 1/2 होगा सर, मतलब मेरे तो 1/2 आ गया। बाकी कोई और बताओ भाई। सर 2 आएगा। 2 आएगा। देखो अभी कुछ देर पहले तुम 1 कह रहे थे, अभी तुम 1/2 पे आ गए, अब तुम्हारा आंसर 2 भी आएगा क्योंकि उसने बता दिया ना। अब तुम कहोगे हाँ सर 2 आएगा, वो मैं गलती कर गई थी। द थिंग तुमने हाफ भी कैलकुलेट नहीं किए थे, प्रॉब्लम ये थी। तुम हाफ भी गेस कर रहे थे, 1 भी गेस कर रहे थे, भगवान भरोसे कि चलो क्या पता सही हो जाए। अब ये सब बहुत वो होता है ना, बुरा लगता है कि तुम्हें इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मैं ये सब कैलकुलेट करने में तुम्हें दिक्कत होती है। द सिंपल मतलब ये कि तुम कोशिश ही नहीं करते निकालने का। तुम्हें पता है कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन तुम्हें कैलकुलेट करना नहीं है, बस गेस करना है। हाँ सर 2 आया है सर। सर लेकिन इसका आंसर तो 3 होगा सर, मतलब ए इक्वल टू 3 भी होगा। अभी देखो जी, तो यहाँ से क्या है कि अच्छा अगर मैं ऐसा करता, इसमें है ना वो इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा, तो दोनों बार में 1 आ गया होगा, डबल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको तुम ऐसे लिखो, ये ठीक है, ऐसे गलती दूसरे तरीके से लिखता हूँ। देखो हमें क्या कहा था इसने कि जो शुरू में लिख रहा था मैं, n है 2 की पावर m1 और 2 की पावर m2। अब मैं वो m1 नेचुरल नंबर है, m2 भी नेचुरल नंबर है। सर 3 लिया है आपने। रुक जाओ, तो m1 नेचुरल नंबर है और m2 नेचुरल नंबर है। इसने कहा n 1 होगा या फिर इसका फैक्टर जो है, तो दोनों 0 हो गया तो 1 हो जाएगी। अच्छा दोनों अगर 0 हो गया तो 1 हो जाएगी। और कोई एक, हाँ तो ठीक है, इसका सम क्या आता है भाई, यहाँ से देख लो। जो पहले लिखा था वो क्या आया था, 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इसको। एक मिनट, पहले उसका आंसर बताओ, उससे 4 आएगा एक्चुअली आंसर। तो यहाँ से इसका आंसर 2 आ जाएगा, है ना, a/1 - r, तो इसका 2 आ गया। अच्छा एक 3 था ना, एक 2 था, यहाँ एक 3 है, एक मिनट, हाँ। और इसका आंसर क्या आएगा जी, तो एक तो ये तो 2 आ गया, एक तो है ना, m2 इधर 3 है ना बाहर। चलो इसका आंसर बताओ, तो इसका जो बताया आपने 2 आया, तो 2 को हम बाहर कर सकते हैं, सो 2 को बाहर कर लेते हैं। अब समेसन 3। नहीं सर, इसका आंसर सर 3 आया है सर। अरे मैंने अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन अभी, तुम्हें बस आंसर की पड़ी जाती, सोल्यूशन की पड़ी जाती, सीखना है ही नहीं तुम्हें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, इसका बताओ क्या आंसर आएगा। इसका सर 3/2 आएगा। तो ये कितना हो गया, 3 आया है सर आंसर। तो 3 तो आया है। सर आंसर हो गया। अब तुम इसको रट्टा मार लो, है ना, एग्जाम में आएगा तो करना, बस सीखना नहीं कैसे हुआ है। सर मुझे एक डाउट है सर इसमें, सर वो नेचुरल नंबर यूनियन 0 जो है सर, वो आपने कैसे किया है, मतलब यूनियन 0 क्यों, मतलब वहाँ पर तो कहीं 0 का कुछ नहीं है। यहाँ पे m1 m2 अगर दोनों 0 हो गया तो n की वैल्यू क्या होगी। अच्छा m1 m2 0 हो जाएगा तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, m की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 अलाउड है कि नहीं है, हाँ तो इसलिए 0 से लिया। शुरू में अगर मैं नेचुरल नंबर ले रहा था, अगर मैं m1 जस्ट नेचुरल नंबर लेता, m2 में जस्ट नेचुरल नंबर लेता, तो कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती, मिनिमम वैल्यू क्या होती इसकी। अच्छा हाँ, मिनिमम वैल्यू 6 होती। लेकिन 2 3 तो आता ही नहीं। अगर m2 को 0 कर दूं और m1 को 1 कर दूं तो 2 आ जाएगी, m1 को 0 कर दूं और m2 को 1 कर दूं तो 3 आ जाएगी। तो इस तरह से ये दिस कंटेन्स 1 और एनी नंबर which प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 और 3। एनीवे नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी निखिल बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस सर, जो मैंने भेजा है उसमें सर ए और बी तो करेक्ट, ए और बी तो मैं समझ गया कि भाई ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट 0 होगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कोई नो सॉल्यूशन है। पर बी और डी एक बार थोड़ा समझा देंगे। ये कह रहा है कि ये 10 × 10 की मैट्रिक्स है ए, और बी कोई n 10 फिक्स कर रखा है ना,
तो बी को है 10x1 का ये। सपोज दैट द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी, जो इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर n×1 वेक्टर डज नॉट अटेन एनी सॉल्यूशन। तो इसके पास हैज़ नो सॉल्यूशन। तो वो नो सॉल्यूशन कब होता है? थ्योरम क्या है? जब डिटर्मिनेंट 0 हो, जब रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के। हाँ, यहाँ से भी बोल सकते हैं आप कि ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट 0 होना ही पड़ेगा इसका, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगी, है ना। yes. और एक ये है कि तो इसका मतलब है रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड बी इक्वल होगा और ये लेस दैन 10 होगा। और यहाँ से भी यही Yes. आता है कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस दैन 10 होगा। अब रैंक ए जब लेस दैन 10 है तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, आपको समझ आ गया। बी है कि द इक्वेशन ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी ऑल्सो डज नॉट एडमिट एनी सॉल्यूशन। तो आप जैसे देखेंगे ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी है। अब तो रैंक ए का और रैंक ए ट्रांसपोज का तो सेम ही होता है। और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ऑगमेंटेड बी क्या होगा? A transpose augmented B. So also does not admit any solution. हाँ, ये रॉन्ग है। डज नॉट एडमिट एनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये तो पक्का है कि इसका जो है मतलब ये उसे एग्जांपल से भी हो जाएगा ऐसे तो, लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल से भी इसको गलत कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको थ्योरेटिकली मैं बताता हूँ। तो चूँकि ए ट्रांसपोज का रैंक हमेशा लेस दैन 10 होगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। बट यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि हमने अभी यहाँ से जस्ट ट्रांसपोज को कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 0 है। डिटर्मिनेंट 0 है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी तो हो सकता है ना। यस यस। सो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है एक्चुअली। सो एक एग्जांपल इजीली हम बना लेंगे ऐसा जो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि हमें क्या करना है, ए एक्स बराबर बी के पास नो सॉल्यूशन हो लेकिन इसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बनाता हूँ। सो ये हमने कुछ दिन पहले बनाए थे कि जैसे ए एक्स प्लस बी के पास नो सॉल्यूशन हो तो एक्स प्लस वाई बराबर 2 ले लिया और 2x प्लस 2y बराबर 3 ले लिया, ठीक। तो अभी ज़रा समझते हैं। ये मैंने लिखा है 1 1 2 2, ये जो है एक्स वाई बराबर हमने ले लिया, या इसको 4 ले लो अभी के लिए, तो 2,4, ठीक। अब आप ए ट्रांसपोज लिखिए। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 नहीं, लेकिन 4 लेंगे तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो गया ना। हाँ, 3 लेना पड़ेगा, 3 या कुछ और लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी 3 से काम करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज लेंगे तो 1 1 1 2 1 2। हाँ, तो ए ट्रांसपोज एक्स बराबर सेम चीज़ है 2 3। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पे? एक्स प्लस 2y, अच्छा तो एक्स प्लस 2y बराबर यहाँ 2 आ गया और x प्लस 2y बराबर 3। नहीं तो यहाँ भी नो सॉल्यूशन आ गया ना। लेकिन हमें ऐसे बनाना है कि उसमें ऐसा हो जाए इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाए। तो मैं कोशिश ऐसा करूँगा कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ, जैसे मान लीजिए x प्लस 2y लिया, तो ये ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा, हमने बनाए थे उस दिन। तो जहाँ पे मैं कोशिश ऐसा करूँगा डिटर्मिनेंट तो 0 हो, जैसे x प्लस 2y है ना, यहाँ मैंने मान लीजिए जैसे अभी 1 लिया, तो यहाँ मैं अगर ले रहा हूँ x प्लस ये मान लो 2x प्लस y, ये मान लीजिए हमें तो बनाना है नो सॉल्यूशन वाला पहले। सो नो सॉल्यूशन तभी होगा जब पैरेलल लाइन होंगे ना। तो x प्लस 2y और यहाँ पे मैं बना लूँ 2। चलिए अब ठीक है, देखिए अभी भी नो सॉल्यूशन है इसमें। यस। चलिए तो अब इसके बारे में सोचते हैं। सो अभी भी इसके पास नो सॉल्यूशन है, तो अभी इसके बारे में सोच रहे हैं हम। ये छोड़ दिया हमने, तो अभी ये हमारे पास क्या है? ए एक्स बराबर बी है।
अब आप A ट्रांसपोज X बराबर B की इक्वेशन क्या बनेगी ये बताइए। x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब बताइए इसके पास कितने सॉल्यूशन है? इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये काउंटर एग्जांपल है इस ऑप्शन का। ओके, तो इसकी पॉसिबिलिटी दो ही हो सकती थी, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट, हाँ, लेकिन क्योंकि डिटरमिनेंट 0 था कंफर्म ना। नहीं कर सकते। हाँ, तो यहाँ पे ये है कि हमें शुरू में चूंकि नो सॉल्यूशन बता रखा था, तो हमें पता है ए और ए ऑगमेंटेड का रैंक सेम है, तो डिटरमिनेंट 0 था, ये था। अब यहाँ सिर्फ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेस देन 10 पता है मुझे, तो मतलब सॉरी ए ट्रांसपोज का रैंक लेस देन 10 पता है मुझे, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगी। अब 0 है तो कुछ भी हो सकती है, नो सॉल्यूशन भी हो सकती है, इन्फिनाइट, क्योंकि यूनिक के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ अब यही देखना था कि, तो मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ सकता हूँ जहाँ नो सॉल्यूशन होगा। जैसे एक पहला एग्जाम्पल जो मैंने बनाए उसमें ए ट्रांसपोज एक्स के बराबर बी के पास भी नो सॉल्यूशन ही था, जो पहला एग्जाम्पल बनाया। और दूसरा एग्जाम्पल बनाया उसमें ए एक्स बराबर बी के पास नो सॉल्यूशन था, बट ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी के पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। सो दिस हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और जो पहले सिस्टम बनाए दोनों केस में नो सॉल्यूशन ही था ये। और सर जो डी है, हाँ, अब डी ऑप्शन में आते हैं। सो ऑप्शन डी सेज कि सपोज सी इज अनदर n क्रॉस 1 वैक्टर सच दैट कि ए एक्स बराबर सी जो है इसके पास नो सॉल्यूशन है, दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। सो ए एक्स इज इक्वल टू सी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन है देन द वैक्टर सी इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वैक्टर बी। तो जो सी है वो कांस्टेंट मल्टीपल होगा बी का। हाँ वो भी ट्रू है, वो तो कुछ भी ले सकते हैं, 5 6 7 10 कुछ भी ले लो। तो यहाँ और पे क्या होगा जरा समझिए। सो हमारे पास ए एक्स बराबर सी के पास नो सॉल्यूशन है, ए एक्स बी हैज़ नो सॉल्यूशन, तो ऐसा ज़रूरी है मल्टीपल होगा? ज़रूरी नहीं है ना। जैसे एग्जांपल के हाँ हमने पहले बनाए थे एक्स प्लस वाई बराबर 1 और एक्स प्लस वाई बराबर 2 एग्जाम्पल के लिए ये मान लो है, तो ऐसा ये हो रहा है ए एक्स बराबर बी है, सपोज दिस सिस्टम इज ए एक्स इक्वल टू बी। अब अगर दूसरा सिस्टम बना लेता हूँ ए एक्स प्लस वाई बराबर 3 एंड एक्स प्लस वाई बराबर 4, ये सिस्टम है ए एक्स बराबर सी। तो क्या लगता है आपको बी और सी में कोई रिलेशन है डायरेक्ट? नहीं नहीं जो ऑप्शन कह रहा है उसके हिसाब से तो नहीं है, बी सी मल्टीपल तो है नहीं एक दूसरे का, इसने कह रहा मल्टीपल है, तो इट्स नॉट नेसेसरली मल्टीपल होगा। समझ गया। हाँ, तो ऐसे जब भी ऑप्शंस कोई हो गलत दिखाने की पहले कोशिश करना, उसके लिए काउंटर एग्जांपल ढूंढ लेंगे। हाँ नहीं वही मिला ऐसे तो क्वेश्चन में एक एग्जांपल बनाना ज्यादा बेटर रहता हाँ, है। उससे आइडिया मिलता है, क्योंकि जनरल सोचेंगे ना तो बहुत टाइम जाएगा और हम कंक्लूजन पे इतना आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, क्योंकि उसके लिए आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पता हो तब जाके आप कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे, वरना आप कंक्लूड थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कंक्लूजन निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो एग्जाम्पल देख के आपको थोड़ा एक आइडिया मिलता है कि क्या क्या हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल ढूंढ लिया आपने, जो गलत हो गया तो इनफ है। ओके। तो सर मैंने ग्रुप पे भेजा, आप चेक करोगे जी एक बार? हाँ, अच्छा ये बताओ जो आर का आपने पूछा था ये कौन से डीपीपी का था, एक बार नंबर बता दो, सुभाजीत पूछ रहा है। सो 30 मतलब फार्मा सेकंड वाले डीबीबी का 31 शायद सर, देख लो 31 का क्वेश्चन 1 है ना, ओके डीपीपी 31 एंड क्वेश्चन 1, ठीक है। जी हाँ, आपने पूछा था, अच्छा क्वेश्चन ये है कि गिव अ कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज नॉट सफिशिएंट। आई थिंक जो कंप्लीट होगा ना वो नहीं सर, सफिशिएंट भी वो होगा, डिफरेंट लेकिन डाउट है मेरा। हाँ सही है सर वो मेरा क्वेश्चन था। अच्छा ये सरवीन का था। तो एक्चुअली इसका जो एक थ्योरम था कि कोई भी स्टैटिस्टिक्स जिसके पास मिनिमल सफिशिएंट है ना, मान लो एक थ्योरम है उसमें कैसेला बर्गर में कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन के पास अगर मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है अगर, तो एवरी कंप्लीट हैज टू बी सफिशिएंट। तो ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा ही नहीं आपको, लेकिन अगर एक एग्जांपल वहां मिल सकता, मैं बोल रहा हूँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके पास मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करता है। सो इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बुक में लिखता है क्योंकि पैरामीटर फिक्स नहीं है ना, तो इसलिए फैमिली लिखता है। इफ अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स
या मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर, देन एवरी कंप्लीट जो भी एस्टिमेटर होगा इज ऑल्सो सफिशिएंट, ये चीज़ है। तो बात रह गई सर, तो हर हाँ डिस्ट्रीब्यूशन के पास ही तो सर मतलब मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर रहता है। हाँ, अब तुम्हें यही देखना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा है जहाँ सफिशिएंट एस्टिमेटर मिलता ही नहीं है? क्योंकि ये जो हमारे पास ये तो ट्रिवियली सफिशिएंट है ना, ये तो ट्रिवियली सफिशिएंट है ना, लेकिन कंप्लीट होने के लिए डायमेंशन, ये तो डायमेंशन n का हो गया ना, तो कंप्लीट होने के लिए डायमेंशन उसका अगर एक पैरामीटर है तो डायमेंशन 1 होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल इसका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो सिंगल पैरामीटर है फैमिली में एफ थीटा एक्स है, अगर सिंगल पैरामीटर है तो ये हमेशा सफिशिएंट होगा, फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है, लेकिन इसका डायमेंशन तो n है तो ये तो कंप्लीट होगा नहीं, लेकिन जो कंप्लीट होगा वो सफिशिएंट भी होगा। अब वो एग्जाम्पल ढूंढना बहुत रेयर है, मतलब तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं है। सर हर मतलब हर डिस्ट्रीब्यूशन के पास ऐसा तो एक मतलब मिनिमल सफिशिएंसी क्या है कि हम जितने भी सफिशिएंट एस्टिमेटर बना सकते हैं जो फंक्शन और सारे फंक्शन का अंदर है, मतलब और सारे फंक्शन जो फंक्शन का फंक्शन है, हाँ वो तो मिनिमल होता है। तो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ना, यही था ना, फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो आई थिंक इसका काउंटर एग्जाम्पल बहुत रेयर है, अभी तक तो मुझे मिला नहीं है, ये है। ठीक है जी सरवीन, इसका देखना पड़ेगा, ऐसा मिलेगा नहीं। ओके सर। हाँ, बट नेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे वहाँ पूछा है। एनीवे हाँ जी सोहम, तो ये आपका क्या है? सर मुझे हाँ, उसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा था, एक बार आप कंफर्म कर दें। अच्छा ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एस जो आपका है दैट इज द समेशन -1 की पावर n+1 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एंड ये दे रखा आपको n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन में है 2n, जस्ट 2n है। अच्छा जस्ट 2n दे रखा है, आई थिंक मुझे लग रहा है टाइपिंग एरर यहाँ ना, 2 की पावर n ऊपर नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर, मैंने किया था इसको फिर से। नहीं, अगर ये 2 की पावर n करके करो, अब इसको सॉल्व करो, अब वो मिलेगा कुछ। एक्चुअली 2n ये गलती से 2n आ गया है, 2n लिखने का पर्पस उसका होगा नहीं, सो द मीन इज 2 रेज़ टू पावर n एक्चुअली। ठीक है, अब इससे आप ट्राई करना सोहम। ओके, सो नाउ यू ट्राई विद तो 2 रेज़ टू ओरिजिनल पावर n। क्वेश्चन में तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा ना कोई हाँ भी? उसमें नहीं करेगा, हाँ आप सही कह रहे हो, तो उसमें कुछ टाइपिंग एरर हो जाता है, उसमें बोलूँगा वो करेक्ट करके हम दूसरा अपलोड कर देंगे। तो ये तो करेक्टेबल है, तो इसको करेक्ट करके जो भी गलतियाँ मिल रही है असाइनमेंट में तो वो करके हम लोग फिर इसको री अपलोड कर दूंगा ड्राइव में, मतलब अपडेट कर दूंगा, इसको हटा के ओल्ड वाला न्यू वाला अपडेट कर देंगे। 2 की पावर n से ट्राई कीजिए, अब मिलेगा आपको, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया और ये फैक्टोरियल टर्म हो गया। ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिलेगा अब। ठीक है जी, नेक्स्ट बताइए। तो नेक्स्ट फैक्टोरियल का स्क्वायर है ना? हाँ स्क्वायर है, स्टिल देखो एक्सपोनेंशियल स्टिल यहाँ पे डोमिनेटिंग होगा, चेक करो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस निकल सकता डाइवर्ट है, कर देगा सर, कुछ चेक चीज़ से करना भी कर पड़ेगा। सकते हैं। अच्छा हाँ सर, रेशियो से डाइवर्ट कर देगा। अच्छा ओके, फिर तो ठीक है। हाँ तो इसमें देखना पड़ेगा कि आपको ये सीरीज कन्वर्ट mod करने an to the power 1 by n, limit n tends to infinite, mod an to the power 1 by n। ओके, तो ठीक है, फिर तो उससे ही आ जाएगा ना। तो इसमें टेस्ट लगाना है तुम्हें पहले, और ये -1 की पावर ये भी है, तो मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हो ना? ये है एब्सोल्यूट कन्वर्जन नहीं होगा तो मतलब ऐसे भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा इसकी लिमिट 0 हो रही है क्या और डिक्रीजिंग है क्या, तब जाके नहीं, डिक्रीजिंग नहीं है। हाँ, तो इसीलिए फिर वो जो लेबनिज टेस्ट है या डिक्रीजिंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है तो उससे बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट किन का डाउट है? तो मेरी डाउट। हाँ जी, तो इसमें दूसरे क्वेश्चन बताइए, आपको क्या डाउट है? सर क्वेश्चन में सर जो पॉलिनोमियल दिया है ना सर, इसका मतलब x - x1 जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, yes मतलब
ये एलिमेंट्स कैसे हम चूज मतलब समझेंगे कि कितने एलिमेंट्स है, समझ नहीं आ रहा कैसे पी एक्स एलिमेंट्स। है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। अब कह रहा है एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे अल्फा बीटा गामा रियल नंबर है, फिक्स कर लो एक्स नॉट को, और एस तुम्हें एक सेट दे रखा है, ट्रिपलेट है ए बी सी, इस तरीके से कि ये ट्रिपलेट ए बी सी है आर क्यूब में इस तरीके से है कि ए टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, बी टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सी जो है फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिख रहा है, नहीं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो पी एक्स और ये ऑल पॉलिनोमियल है। तो पूछना चाह रहा है कि ए की ए बी सी की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए ए एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बी दिस इज रियल नंबर, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज। तो एस के पास ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, तो ऐसे कितने मतलब यही अल्फा बीटा गामा, ये उसी को यहाँ रीनेम करके ए बी सी किया है। ठीक है जी, एक्स नॉट कोई फिक्स नंबर है, तो ये जो पी एक्स होगा वो इसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू है ना, तो ये है सेट ऑफ ए बी सी सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये जो आपका एस सेट है, सेट ऑफ ट्रिपलेट ए बी सी जो कि आर क्यूब में है, इस तरीके से कि पी एक्स बराबर ए एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बी एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बोल रहा है ना, ये होल्ड करे। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल्स कह रहा हूँ, ऐसे कितने ए बी सी मिलेंगे मुझे। सर एलिमेंट्स मतलब क्या है, एबीसी मीन कर रहा है यहाँ पे। एस इज द सेट ऑफ ट्रिपलेट ए बी सी जी। तो एस में कितने एलिमेंट, तो मतलब ढूंढना है ए बी सी की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और एक्स नॉट कोई फिक्स रियल नंबर है, एस है सेट ऑफ ए बी सी जिसके लिए पी एक्स को तुम ऐसा लिख पाओ, एक्स नॉट कोई फिक्स नंबर फिक्स कर रखा है इसने। तो एक तो मैं अगर एक्स नॉट को ज़ीरो कर दूं, एक्स नॉट मान लो ज़ीरो फिक्स करता हूं तो क्या होगा, तो ये तो ऐसे ही मुझे अल्फ़ा ए बी सी क्या मिल जाएगा, बट यही बनाना है तुम्हें। मतलब ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसको खोलेंगे तो क्या ही दिक्कत होगा। ऐसे कितने ए बी सी मिलेंगे, क्वेश्चन ये, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच ए बी सी जिसके लिए आप इस पी एक्स को ऐसा लिख पाओ। ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक्स को रिप्लेस करना चाह रहा है एक्स माइनस एक्स नॉट से, यही तो कर रहा है ये कि एक्स को रिप्लेस कर रहा है एक्स माइनस एक्स नॉट से, लेकिन पी एक्स कॉमन है। अच्छा तो इसको और इसको इक्वेट करना है एक्चुअली, सो पी एक्स यहाँ पे तो कॉमन ही है ना, सेम पॉलिनोमियल को तुम ऐसा लिख पाओ। सो अगर मैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा को इसके इक्वल पुट कर दूं, मान लो अल्फा दिस प्लस बीटा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस गामा, तो यहाँ से क्या अल्फा, कितने अल्फा बीटा गामा मुझे मिलेंगे। सो है ना अल्फा बीटा गामा कितने, इसको सॉल्व करो जरा क्या आएगा। अल्फा बीटा गामा था और यहाँ इसी को बस मैंने पी एक्स इसके इक्वल हो जाए, एक्स नॉट कोई फिक्स नंबर है, सो व्हाट विल बी द रिलेशंस, यहाँ से रिलेशन निकाल लो, सॉल्व बोथ साइड। अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स प्लस गामा, यहाँ खोलोगे तो अल्फा टाइम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स नॉट एक्स प्लस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स नॉट प्लस गामा। सो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या है उसको देख लो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट में अल्फा है, राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जस्ट अल्फा है। यहाँ लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट बीटा है
और राइट साइड में जो x के कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट देखो, सो 2x0 अल्फा, x के साथ कौन कौन सा नंबर है, माइनस बीटा, ये x के साथ है। अब गामा, गामा लेफ्ट साइड में कांस्टेंट, राइट साइड में कांस्टेंट ढूंढो, तो कांस्टेंट आएगा अल्फा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस बीटा एक्स नॉट प्लस गामा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो अल्फा बराबर अल्फा, तो कोई मतलब नहीं है कि अल्फा अल्फा इक्वल है, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो बीटा बराबर आ जाएगा 2x0 अल्फा, मतलब x0 टाइम अल्फा, एंड यहाँ तुम सॉल्व करोगे गामा गामा कैंसिल, तो बचेगा बीटा x0, और x0 इसने कहा नहीं है कि नॉन जीरो है, तो ये हो गया अल्फा, गामा गामा कैंसिल ना, सो x0 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ गया अल्फा x0 माइनस बीटा बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो यहाँ से या तो x0 0 होगा, या तो x0 0 रखेंगे तो सेम ही बन जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x0 0 रखा तो सेम ही बन गया ना, तो ऐसे कितने ABC होंगे जहाँ ऐसा लिख सकते हैं। और x0 अगर 0 नहीं है तो x0 की वैल्यू बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगी, तो x0 की वैल्यू बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगी, ठीक। यहाँ से तो ऐसा होगा, तो x0 अगर 0 है तो कुछ नहीं, अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर 0, एंड तीसरे वाले में रखोगे तो ये 0 ही आ गया, यहाँ से कुछ को आएगा नहीं ना। इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, तो गामा बराबर गामा ही रह जाएगा। अगर x0 की वैल्यू बीटा अपॉन अल्फा है तो क्या होगा, तो अल्फा के इक्वल है, बीटा बीटा के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे बीटा अपॉन अल्फा, तो और यहाँ से तो इसमें अगर तुम पुट करो तो क्या बनेगा, तो कुछ नहीं, इक्वल ही आ जाएगा ना, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, क्या होगा, इसमें पुट कर दो बीटा की जगह। ये 3 इक्वेशन मेरे पास आई ना अभी सॉल्व करके, ये 3 तो आई हैं। अब इसको इस कंक्लूजन निकालना है क्या हो सकता है, तो यहाँ से आ जाएगा गामा गामा कैंसिल, ठीक है ना, तो अल्फा टाइम बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा टाइम बीटा बाई अल्फा बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, 0 बराबर 0, तो कोई नया तो चीज़ आया नहीं, तो इसका मतलब कि है कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे, तो कितने अल्फा बीटा मिलेंगे जहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो वी कैन हैव इन्फिनाइटली मेनी आई थिंक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है इसमें, सर आंसर सर 1 है सर। अच्छा आंसर 1 है, मतलब एग्जैक्टली 1 लिख सकते हैं, तो एग्जैक्टली 1 कैसे आया, क्योंकि हमने px को इसके इक्वल पुट किया, x0 को ही फिक्स कर दिया, तो अगर x0 को हमने 0 फिक्स कर दिया तो इन्फिनिटी में नहीं मिल जाएगी, इसने बोलना चाहिए x0 नॉन जीरो है, इसने तो कहा नहीं x0 0 नहीं है, तो क्वेश्चन में चेक करो वहाँ, x0 belongs to R दिया है सर, फिक्स x0 belongs to R। हाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो x0 तो 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, तो x0 अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा, तो यहाँ से जैसे आया निकल के कि बीटा अपॉन अल्फा होगा, तो स्टिल मान लो x0 अगर मैंने 1 रख दिया तो अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा दोनों 0 हो जाएगा, और गामा तो कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन एक बार करेक्ट कर लो, चेक कर लो यही है क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हर x के लिए होल्ड करेगी। हाँ इसी क्वेश्चन से आएगा तो आंसर यहीं से, अब तुम्हें इसको चेक करना है ठीक से सॉल्व करके कि ऐसा कब होगा। x0 कुछ फिक्स कर दो, कुछ भी फिक्स कर सकते, 1 फिक्स कर दिया मान लो, 0 पे तो इक्वल ही आ जाएगा हमेशा, अगर 1 फिक्स किया तो क्या होगा, तो फिक्स x0 बिलोंग्स टू R, सो दैट x0 कैन बी 0 और 1 और समथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसे तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे, और सर वो दिया है सर x0 belongs to R R तो है लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, तो ऐसे कितने ABC होंगे ताकि इसको आप ऐसा लिख पाओ,
इक्वेशन सही बनाया ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिया, फिर एक्स का कोएफिशिएंट लिया, यहाँ पे चेक कर लो, एक्स का कोएफिशिएंट -2x0। अच्छा एक्स का कोएफिशिएंट गलत लिखा है, देखो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट हमने गलत लिखा है, राइट साइड में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? हाँ सर, राइट साइड में एक्स का कोएफिशिएंट -2x0, इसको सॉल्व करो, इससे आ जाएगा। तो यहाँ जो कोएफिशिएंट एक्स का है, एक्स का राइट साइड में है, इसको खोलो तो यहाँ से आएगा -2x0 अल्फ़ा, ये माइनस आता तो -2x0 अल्फ़ा, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन यहाँ से, फिर -2x0 अल्फ़ा माइनस एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स तो यहाँ प्लस बीटा, ये प्लस बीटा होगा। अच्छा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा x0 0, ठीक से कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा वो, ठीक से तुम इसको सॉल्व करो, यहाँ से आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c है, a टाइम x माइनस x0 स्क्वायर, b टाइम x माइनस x0 और c, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ a b c की क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसको तुम ठीक से सॉल्व करो दोनों तरफ, ये है। और मैं फिर से तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम प्लीज़ ट्राई करके आओ। हर क्लास में किसी बच्चे जब डाउट कोई बच्चा पूछता है तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ वो ट्राई करके आते हैं, तुम सिर्फ फोटो भेज रहे हो, मैं यही देख रहा हूँ, आज भी यही हो रहा है तुम्हारा कि तुम ट्राई करके नहीं पूछ रहे हो। सर नहीं सर, ये जो क्वेश्चन है ना सर, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक क्वेश्चन आप कर देते तो मैं बात कर लेती। तो इसको सॉल्व करके निकालो ABC में क्या रिलेशन है, फिर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्लास का टाइम हो गया, यहीं स्टॉप करता हूँ मैं, तो मतलब अभी डाउट क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ, फिर अगली क्लास स्टार्ट करते हैं।